Assalamualaikum dear students. In today's lesson we will learn about feedback mechanism and disorder of nervous system. So बच्चों feedback mechanism क्या होता है, इससे पहले आपको ये समझना चाहिए कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपने हॉर्मोन्स को कांस्टेंट रेट के मुताबिक रिलीज़ नहीं करवाते। ये रेट वेरी करता है आपकी बॉडी की नीड के ऊपर। जब आप कोई भी फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं तो सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स को रेगुलेट किया जाता है फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए। नाउ व्हाट इज़ मीन बाय फीडबैक मैकेनिज्म? फीडबैक मैकेनिज्म किसी भी प्रोसेस को रेगुलेट करवाता है उसी प्रोसेस की आउटपुट के मुताबिक। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसके रिज़ल्ट में जो आपके पास प्रोडक्ट बनता है आउटपुट की फॉर्म में, आप उस प्रोडक्ट को देखते हुए ये डिसाइड करते हैं कि अब इस प्रोसेस को रोक देना चाहिए या फिर इसको मज़ीद जारी रखना चाहिए। फीडबैक मैकेनिज़्म को उसकी फंक्शन की बेस पर दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट टाइप इज़ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म एंड द सेकंड वन इज़ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। Now let's discuss one by one. इन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म किसी भी प्रोसेस का आउटपुट उस प्रोसेस को रोकने या फिर उसको कम करने का बाइस बनता है। ये वो मैकेनिज़्म है जो किसी भी कंडीशन को नॉर्मल वैल्यू पर लाने के लिए काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो पेंक्रियाज इंसुलिन को सिक्रीट करवाता है। ये क्या करेगा, ये ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन को डिक्रीज़ कर देगा। ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन जैसे ही नॉर्मल वैल्यू पर आ जाएगी तो इंसुलिन की सिक्रीशन को डिक्रीज़ कर दिया जाएगा या रोक दिया जाएगा ताकि ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन नॉर्मल पॉइंट से मज़ीद ख़राब ना हो। सिमिलरली जब ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन अपनी नॉर्मल वैल्यू से ड्रॉप हो जाती है यानी कम हो जाती है तो पेंक्रियाज ग्लूकागोन को सिक्रीट करता है। ग्लूकागोन ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन को ज़्यादा कर देता है और नॉर्मल पॉइंट तक ले आता है। जैसे ही नॉर्मल पॉइंट तक हमारी ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन बचती है तो ग्लूकागोन की सिक्रीशन को रोक दिया जाता है। इन अदर वर्ड्स ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन जो कि आउटपुट है वो उस प्रोसेस को कंट्रोल कर रही है और वो प्रोसेस कौन से है? सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। Now let's start with positive feedback. पॉजिटिव फीडबैक वो मैकेनिज़्म है जिसके अंदर किसी भी प्रोसेस की आउटपुट उस प्रोसेस को मज़ीद ज़्यादा करने का बाइस बनती है। जैसे नेगेटिव फीडबैक में प्रोसेस किसी भी सिक्रीशन को कम कर देगा या डिक्रीज़ कर देगा, पॉजिटिव फीडबैक में वही प्रोसेस ऑपोजिट हो जाता है, यानी जो भी प्रोसेस की आउटपुट आएगी वो उस प्रोसेस को मज़ीद इंक्रीज़ करने का बाइस बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल सकलिंग एक्शन ऑफ इन्फेंट स्टिमुलेट करता है जो मदर में हार्मोन की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर देता है। ये वो हार्मोन होता है जो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क को इंक्रीज़ करता है। इसी तरीके से ज़्यादा सकलिंग मदर के अंदर मज़ीद हार्मोन की प्रोडक्शन को ज़्यादा करेगी। Now let's start our next topic, that is disorders of nervous system. नर्वस सिस्टम की डिसऑर्डर्स को दो मेन टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है। द फर्स्ट वन इज़ वेस्कुलर डिसऑर्डर जिसमें हमारे पास पैरालिसिस आ जाता है, जबकि हमारे पास दूसरी फंक्शनल डिसऑर्डर है जिसमें एपिलेप्सी आता है। नाउ व्हाट इज़ मीन बाय वेस्कुलर डिसऑर्डर्स? वेस्कुलर डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होती हैं जो नर्वस सिस्टम में जब ब्लड सप्लाई में कोई भी डिस्टर्बेंस आती है तो कॉज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पैरालिसिस, जबकि फंक्शनल डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होती हैं जो नर्व इम्पल्सेस की बगैर ज़रूरत के जनरेट होने की वजह से बनती हैं, यानी नर्व इम्पल्स की ज़रूरत नहीं होती बट बॉडी में बार बार नर्व इम्पल्सेस जनरेट हो रही होती हैं। ऐसी डिजीज़ में हमारे पास जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है डेट इज़ एपिलेप्सी। लेट्स डिस्कस ईच डिजीज़ वन बाय वन। पैरालिसिस वो डिज़ीज़ होती है जिसमें एक या एक से ज़्यादा मसल ग्रुप्स अपने फंक्शन को कम्प्लीटली ख़त्म कर देते हैं। ये मोस्ट ऑफन कॉज होती है सेंट्रल नर्वस के डैमेज होने की वजह से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन भी आ जाता है और स्पाइनल कॉर्ड भी। ये डैमेज स्ट्रोक की वजह से हो सकता है। स्ट्रोक का मतलब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को जाने वाली कोई भी ब्लड वेसल ख़राब हो जाए या फिर सही तरीके से ब्लड प्रोवाइड ना कर पाए। इसके अलावा ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉटिंग होने की वजह से और पोलियो वायरस के प्रोड्यूस होने की वजह से भी पैरालाइज हो सकता है। पेशेंट में पैरालिसिस की दो कंडीशन हो सकती हैं। फर्स्ट कंडीशन में हो सकता है कि उसकी पूरी बॉडी में पैरालाइज हो जाए और उसकी बॉडी जो है वो कम्प्लीटली काम ना कर सके। इसके अलावा ऐसा भी होता है कि बॉडी जो है वो एक साइड से वर्किंग नहीं कर पा रही होती जबकि दूसरी बॉडी साइड बिल्कुल ठीक तरीके से मूव कर रही होती है। इसके अलावा फोर लिम्स यानी जो बॉडी की लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हैं, जो टांगों वाली साइड है, वहाँ पर कंप्लीट पैरालिसिस हो सकता है और ऐसी कंडीशन में जो भी पर्सन होगा वो चल फिर नहीं सकेगा।
नाउ द सेकेंड डिजीज़ इज़ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी नर्वस डिसऑर्डर होती है जिसमें बगैर किसी रीज़न के हमारा ब्रेन नर्व इम्पल्सेस जनरेट करवाता है और ये जनरेशन बहुत एबनॉर्मल और एक्सेसिव होती है। ये किसी भी रीज़न की वजह से कॉज हो सकती है। देयर आर सो मेनी रीजंस विच कैन कॉज सीजर्स। मिस्ड मेडिकेशन है, यानी आप सीज़र की मेडिकेशन लेना भूल गए, या स्लीप जो है वो आपकी इतनी अच्छी नहीं है। स्ट्रेस कंडीशन में भी सीजर्स हो सकते हैं। इसके अलावा अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी सीजर्स को डेवलप करवाता है। फीवर या किसी भी डिज़ीज़ की वजह से भी सीजर्स हो सकते हैं और बार बार फ्लैशिंग लाइट को बार बार देखने की वजह से भी। इन यंगर पीपल एपिलेप्सी में बी ड्यू टू जेनेटिक और डेवलपमेंटल कॉजेज़। जो लोग 40 साल से उम्र के बड़े हो जाते हैं उनमें ब्रेन ट्यूमर्स जो है वो एपिलेप्सी कॉज होने की मेन वजह बनता है। इसके अलावा हेड ट्रॉमा और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इन्फेक्शन जो हैं वो भी एपिलेप्सी करवा सकते हैं। बेसिकली एपिलेप्सी का कोई भी क्योर मौजूद नहीं है, लेकिन हम मेडिसिन के ज़रिए एपिलेप्सी के झटकों को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये मेडिसिन आपको डेली लेनी पड़ती हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम इन ट्रीटमेंट के साथ कुछ मज़ीद मेडिसिन को भी इस्तेमाल किया जाता है। इन मेडिसिन में एंटी कन्वल्जेंट और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स शामिल हैं। Hope this video will help you a lot in understanding both the topic. If you have any confusion, you can ask me. Allah Hafiz.